गाइस हाउ आर यू डूइंग। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि काफ़ी सारे फिशरमैन निकल चुके थे मारने के लिए इन तीनों ही मेजर सेक्स के लोगों को। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि एक बटरफ्लाई उड़ता उड़ता जाके एक फ्लावर के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिया आके उस फ्लावर को पिक कर लेती है। तभी वो कह रही थी कि ग्रैंडपा, इन सारी ही चीज़ों के अंदर हम लोग कितना ज़्यादा बिजी हो गए कि हमने अपने आसपास मौजूद इतनी सारी ब्यूटी को नोटिस ही नहीं किया। हालांकि ये सब कुछ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो इस बात का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पे इन सारी चीज़ों में क्या इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। मुझे तो कुछ भी इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा। हालांकि हम देखते हैं कि सुनने के बाद जिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है एंड कह रही थी, ग्रैंडपा आप तो बस हमेशा पैसों के बारे में ही सोचते रहते हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ पे सब कुछ कितना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि ये जगह इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि फेरीज के लिए ही बनाई गई है। मुझे तो लगता है कि अभी मैं किसी फेरी को भी देखने वाली हूँ। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे एंड कह रहे थे कि क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ओल्ड नज़र आता हूँ। मैं भी किसी फेरी से कम थोड़ी ना हूँ, तो मुझे देख लो। जिसके बाद यहाँ पे जिया कह रही थी कि बस भी करिए, मुझे आपकी बातों पर हंसी आ रही है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि तुरंत ही उसकी नज़र पड़ जाती है सामने किसी बंदे के ऊपर एंड वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और फिर ऊपर से कह रही होती है कि ग्रैंडपा, क्या मैं सही देख रही हूँ ये सब कुछ जो कि मेरी आंखों के सामने है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा भी पलट के देखने लग जाते हैं एंड यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जाओ मौजूद होता है, जो कि यहाँ पे जिया के द्वारा देखने जाने पे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था। बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड फिर इधर आधर देखने के बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर खुद को कहाँ छिपाए। तो फिर ऐसे ही पेड़ से ही लग के खड़ा हो जाता है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी फील हो रहा था ये सब कुछ होने के बावजूद। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा एंड ग्रैंड डॉटर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ में जाओ को देखने लग गए थे। ग्रैंडपा को तो अब उसके ऊपर शक भी हो रहा था और वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये आदमी यहाँ पे कर क्या रहा है। तभी यहाँ पे जिया कहती है कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, मुझे तो खुद नहीं पता कि आखिर इसका यहाँ पे आने का मकसद क्या है। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा कह रहे थे कि मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये हमेशा तुम्हारे पीछे क्यों लगा रहता है, कि कहीं तुम्हारे दिल में कुछ गलत तो नहीं है इसके लिए। ये सुनते ही हम देखते हैं कि वो ग्रैंडपा की बियर्ड को तुरंत ही पकड़ लेती है एंड कह रही थी, ग्रैंडपा बस भी करिए, आप किस तरीके की बातें करते हैं कि आपको शर्म नहीं आ रही है। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि मैं तो कुछ गलत भी नहीं कह रहा हूँ, वो डीमन कल्ट से बिलोंग करता है, तुम खुद ही सोचो कि वो हमारे पीछे आखिर बार बार क्यों आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि जिया कहने लग गई थी कि भले ही इस आदमी की इमेज बहुत ही ज़्यादा बुरी बन रखी हो लोगों की नज़रों में, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि इसने किसी वुमेन को नुकसान पहुँचाया है। हालांकि वो हमेशा ही सिर्फ मर्दों से ही लड़ा करता है, जबकि वो किसी वुमेन को नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे कि आखिर इसके साथ में मसला क्या है। तभी जिया हंसने लग जाती है, कह रही थी कि बस भी करिए ओल्ड मैन, मुझे तो लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं इस बंदे के बारे में, हमें इसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। तभी ओल्ड मैन कह रहे थे कि बस भी करो, ज़रा उसकी तरफ को देखो, वो तुम्हें कैसे देख रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा चल रहा है, मेरे ऊपर बिजलियाँ गिर रही हैं। एंड हम देखते हैं कि वो ऐसे ही नौटंकी करने लग जाते हैं और फिर तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ एक तिलिस्मान भी निकालते हैं। तभी जिया कहती है कि बस भी करिए, मुझे लगता है कि आपको इसके ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हालांकि सिस्टर पिंगर ने हमें ये अर्थ स्केपिंग तिलिस्मान दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका कभी भी इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे ऊपर खतरा मंडराएगा हम तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि ज़बरदस्ती के खतरे को जान के आप इसके ऊपर इस्तेमाल करें। जिसके बाद ग्रैंडपा कह रहे थे कि क्या कह रही हो तुम, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। तभी यहाँ पे वो कह रही थी कि ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, मैंने कहा ना आपसे कि इस आदमी की इंटेंशन मुझे बुरी नहीं लगती। तभी ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि फिंगर पे काउंट करने लग गए थे एंड कह रहे थे कि ये बात तुम कितनी बार और बोलोगी। जिसके बाद वो तिलिस्मान को देख रही होती है एंड कह रही थी कि हाँ मुझे पता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी ग्रैंडपा का हाथ पकड़ के उनके हाथ के ऊपर तिलिस्मान रख देती है और फिर कह रही थी कि लीजिए, एंड मुझे लगता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम तभी इसका इस्तेमाल करेंगे, ना कि इस छोटे मोटे लड़के के साथ में डील करने के लिए। ज़रा खुद ही देखिए कैसे छिपा बैठा है, वो खुद को हाइड करने की कोशिश कर रहा है। तभी ग्रैंडपा भी थोड़ी चोड़ में आ जाते हैं, कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये तो मुझसे ही डरता है। जिसके बाद यहाँ पे जिया भी कह रही थी कि हाँ मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा पर्सन है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब रेन पड़ रही थी एंड हम दोनों ही भीग रहे थे, तब यही वो पर्सन था जिसने हमें अम्ब्रेला दिया था। तभी ओल्ड मैन कहने लग जाते हैं कि बस भी करो, इसने एक अम्ब्रेला तुम्हें क्या दे दिया, तुम तो ये समझ रही हो कि न जाने ही कितना अच्छा इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, तुम्हारा दिमाग
दिमाग चल चुका है लड़की। जिसके बाद यहाँ पे जिया भी कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि आप भी कुछ ज़्यादा ही ओल्ड हो चुके हैं ग्रैंडपा। जिसके बाद ग्रैंडपा कह रहे थे कि इन सारी चीज़ों के बारे में बात करके तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही हो। एंड फिर वो तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाते हैं। जिसके बाद जिया को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए ना ग्रैंडपा, और फिर उसके बाद वो भी उनके पीछे पीछे ही जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जाओ भी अब उठ के वहाँ पे खड़ा हो जाता है एंड वो भी जिया की तरफ को ही देख रहा था। लेकिन सडनली अब उसे जिया कुछ ज़्यादा ही प्रीटी लगने लग जाती है। हालांकि थॉट वो तुरंत ही अपने दिमाग से निकाल फेंक देता है और फिर तुरंत ही खुद को समझा रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये सीन यहीं पे कट हो गया था एंड उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था। एंड तभी हम क्रो भी वहाँ पे भटक रहा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो एक बंदे के हाथ पे आके बैठ जाता है। वो तुरंत ही उस क्रो को अपने पास में रखता है एंड वो भी वहाँ से निकल गया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी जंगल के अंदर काफ़ी सारे लोग बचते बचाते भाग रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना घोस्ट किंग भी मौजूद होता है जो कि फ़िलहाल नज़र बनाए हुए था इन सारी सिचुएशन के ऊपर एंड जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पानी के अंदर से एक फिशमैन निकल रहा था और उसके पीछे पीछे बाकी सारे भी। हालांकि अपना घोस्ट किंग पावरफुल है लेकिन वो फिर भी इनसे छिप रहा है, वो इनसे फाइट करना नहीं चाहता। एंड अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एक पेड़ के पीछे ही छिपा हुआ खड़ा था तो फिशमैन भी आ रहे होते हैं चेक करने के लिए। अब यहाँ पे घोस्ट किंग भी अपनी तेज़ नज़रों से देख रहा होता है कि कहीं ये फिशमैन उसके पास में ना आ जाए। एंड हम देखते हैं कि अपना मंकी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो ऑलमोस्ट पेड़ के पास आने ही वाला था। घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी स्टिक को ग्रैब करता है, फिर उसके बाद अपनी डिमोनिक पावर को समन कर रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि अब वो ऑलमोस्ट अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो फिशमैन पास आया एंड जैसे ही अपना घोस्ट किंग रेडी हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए, वो थोड़ा आसपास देख ही रहा था। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि जैसे घोस्ट किंग उसके ऊपर अटैक करने वाला था तभी उस फिशमैन को दूसरा फिशमैन अपनी अजीब सी साइन लैंग्वेज के अंदर बुला लेता है। तो वो तो वहाँ से चला गया था दूसरी साइड को। एंड हम देखते हैं कि घोस्ट किंग तुरंत ही अपने अटैक को ख़त्म करता है। हालांकि अपना मंकी भी ऐसे ही छिपा हुआ वहाँ पे खड़ा होता है एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट किंग भी एक चैन की सांस लेता हुआ हमें नज़र आता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग अपनी ना जाने कैसी भाषा के अंदर बात कर रहे थे। हालांकि हम देखते हैं कि ये लोग तुरंत ही वहाँ से अलग अलग होकर वापस से पानी के अंदर ही चले गए थे क्योंकि इन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई खतरा है नहीं। जिसके बाद घोस्ट किंग को भी देखते हैं जो कि कह रहा था कि आखिर ये लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कोई प्लान बना रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे घोस्ट किंग थोड़ा साइड में को भी देखने लग गया था क्योंकि उसे काफ़ी कुछ अनयूजुअल फील हो रहा था। तो तुरंत ही घोस्ट किंग भी वहाँ से निकल जाता है। सीन कट होता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जंगल के अंदर ये तीनों के तीनों लोग ही बैठे हुए थे जहाँ पे काफ़ी सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स वहाँ पे आ रहे होते हैं। तभी मोंग को देखते हैं जो कि उन दोनों को ही आगाह कर रहा था एंड कह रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और फिर वो तुरंत ही शील्ड भी बना लेता है उन तीनों के ही अराउंड। जिसके बाद वो कह रहा था कि हमें इतना ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है जितना हम कभी नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्नेक्स वगैरह भी मौजूद हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा कह रहा था कि मोंग मैं वाकई में आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ, आप एक ग्रेट पर्सन है। तभी जिंगशू को देखते हैं जो कि फिलहाल वहीं पे मौजूद था एंड किसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर सोच रहा होता है। हालांकि वो बंदा पहले चुका था एंड हम देखते हैं कि जिंगशू अभी भी वहीं पे बैठा हुआ होता है। जिसके बाद यहाँ पे मोंग उसे पूछ रहे थे कि ब्रदर क्या हुआ, आप सो क्यों नहीं रहे, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी जिंगशू भी कहता है कि आप भी तो नहीं सो रहे। तभी यहाँ पे मोंग कहने लग जाते हैं कि मेडिटेट करना एंड चैंट करना ही हमारे लिए हमारा आराम होता है, हालांकि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। जिसके बाद जिंगशू को देखते हैं जो कि फाइनली अपने दिल के अंदर मौजूद बातों को अब बाहर ला रहा था और कह रहा होता है कि पिछले 10 सालों से मैं ढंग से सोया ही नहीं हूँ। तभी मोंग उसे कहते हैं कि आखिर हुआ क्या है, मसला क्या है तुम्हारे साथ में। तभी वो कहता है कि जब जब मैं अपनी आइज़ को बंद करता हूँ तब तब मुझे याद आता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ में उस दिन उस विलेज के अंदर क्या हुआ था। उन बेचारों की तो कोई गलती भी नहीं थी लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें सज़ा मिली इसकी। एंड तभी हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था एंड तुरंत ही अपने हाथ में मौजूद स्टिक को पत्थर के ऊपर पटक के मारता है एंड अब तो कह रहा था कि शाओ फेंग। तभी यहाँ पे मोंग कह रहे थे कि अच्छा तो तुम्हें ये सारी की सारी बातें आज तक याद हैं। तभी यहाँ पे जिंगशू कह रहा था कि ऑफकोर्स मुझे ये सारी की बातें याद ही होंगी क्योंकि ये सब कुछ मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब जो है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि मोंग भी उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे एंड उसे कह रहे थे कि मुझे पता है
है कि घोस्ट किंग एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन चुका है, लेकिन इतने सारे सालों में तुम उसे नहीं भूले हो। वो भी काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो लोगों को किस तरीके से मारता है। अगर कोई उसके सामने आ भी जाए तो वो उसे इस तरीके से मारता है कि सामने वाले को अंदाज़ा भी नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि सारी की सारी बातें उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही होती हैं। वो कह रहा था कि जो भी हो, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ना ही मुझे डर लगता है उससे। तो मोंग कह रहा था कि उम्मीद है कि तुम जल्द ही उससे मिलोगे एंड जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तुम जल्द से जल्द उसे पूरा करोगे। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा था कि हालांकि वो मेरा ब्रदर है, लेकिन उसने इस डेविल पाथ को चूज़ किया, जिसकी वजह से मैं उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो स्टिक थी वो गुस्से में उसको भी तोड़ के आग के अंदर फेंक देता है। एंड कह रहा था कि मैंने उसको रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली उसने उस ईविल पाथ को चूज़ कर ही लिया। लेकिन मेरे दिल के अंदर तो हमेशा वो मेरा ब्रदर ही रहेगा। लेकिन इस बात के लिए भी मुझे रिग्रेट है कि आखिर ऐसा क्यों मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। के बाद ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं दूसरी ओर सीनियर लू को, जो कि फिलहाल अभी फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ही भटक रही थी। तभी उसकी नज़र एक स्नेक पे पड़ जाती है जिसे किसी ने मार डाला था। तो वो समझ चुकी थी कि ये जगह सेफ बिल्कुल भी नहीं है, कोई और भी है जो कि उसके अलावा यहाँ पे मौजूद है। झाड़ियों के अंदर उसकी नज़र पड़ती है जहाँ पे काफ़ी सारी मूवमेंट उसे नज़र आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि कुछ क्रैब्स वहाँ से निकल के आते हैं जो कि पॉइजनस थे। तो सीनियर लू तुरंत ही वहाँ से हट जाती है और फिर कह रही थी कि इंसेक्ट्स ये हमेशा ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें जो लू शून को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, नहीं तो ये पॉइजनस स्नेक उसका हाल बुरा कर सकते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम श्याओ को देखते हैं एंड साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे फेंगशियान वैली की उसी लड़की को, जो कि दोनों ही अब आगे बढ़ रहे थे। कह रहे होते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे इतना कुछ हो चुका है जो कि नहीं होना चाहिए था। हालांकि दोनों काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी लग रहे थे क्योंकि आसपास की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो हो रही है। साथ साथ दोनों को डर भी लग रहा होता है कि अगर वो इस जगह से ना निकल पाए तो क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर श्याओ आगे बढ़ के ट्री को टच करते हैं। हालांकि तभी हम देखते हैं कि स्काई के अंदर ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज होता है, जिसे देख के वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि हमारा तियानहीन टेम्पल थोड़े खतरे में है, हमें वहाँ से निकलना होगा। एंड हम देखते हैं कि ये मैसेज मोंग के द्वारा ही छोड़ा गया था, जिसके मिलते ही वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसे हम कुछ ही देर के अंदर अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ उसका इंतज़ार करिएगा।